राजधानी बेंगलुरु से CNBC आवाज लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लेकर आ रहे हैं सीधे बेंगलुरु से एक खास सीरीज जहां पर हम बात कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो इकोनॉमी को चला रहे हैं और उसको रफ्तार भी दे रहे हैं। जी हाँ, स्टार्टअप कल्चर की बात हो रही है। और एक चीज जो हमने सुनी हमारे पहले सेशन में, वो कैसे टेक्नोलॉजी भारत और इंडिया का जो फासला है उसे कम कर रही है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको बताएंगे वो किस तरह से इस फासले को कम कर रहे हैं और कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सब की जिंदगी में काफी बड़े पैमाने पर होने लगा है। मेरे राइट पर है अरविंद कृष्णस्वामी जो इंट्यूइट के हैं और डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन में काफी काम करते हैं। राजीव श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा और वेल नोन ब्रांड अर्बन लैडर के को-फाउंडर और COO हैं। ललितेश कट्रगड्डा ये वो शख्स हैं जिन्होंने गूगल मैप मेकर को हम सब के सामने और इनफैक्ट दुनिया के सामने लेकर आए हैं। और कॉमन फ्लो के फाउंडर सुमित जैन हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है और स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत कॉमन शब्द है आप सबके लिए। डिस्ट्रप्शन नॉर्मली वो होता है कि कोई एक नई चीज सोचे और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस है उसको एक थोड़ा सा झटका दे ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करें। अब डिस्ट्रप्शन कैसे आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है ललितेश, और खास तौर से ये जो भारत और इंडिया का फासला है उसे कैसे कम कर रहा है? मॉर्निंग हर्षिता। सो डिस्ट्रप्शन कोई नई चीज नहीं है। 10,000 साल पहले जब आदमी जो टूल्स बनाता था वो हथियार बनाते थे जी। सो किसी ने सोचा कि ये हथियार के बदले हम इसे खेती के लिए यूज कर सकते हैं। सो खेती का रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। एंड पहले जो डिस्ट्रप्शन होते थे वो इधर हथियार से होते थे या पैसे से होते थे, और गांधी ने सिखाया कि हम डिस्ट्रप्शन और क्रांति लोगों से भी कर सकते हैं। बट ये जो लास्ट 30-40 इयर्स में हमने देखा है कि डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है। वो जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होती है डिस्ट्रप्शन की, पैसे या लोगों के बदला या वॉर के बदले या टेक्नोलॉजी से हो सकती है। और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन इसलिए लाती है कि जब वो नया आविष्कार आता है वो द कॉस्ट ऑफ बिजनेस, द कॉस्ट ऑफ वर्क कम करता है और आसानी बढ़ाता है। जब कॉस्ट कम हो जाए, आसानी बढ़ जाए, तो पूरे दुनिया में छा जाता है, सामाजिक परिवर्तन आ जाता है जी। सो दैट इज द सोर्स ऑफ डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन वहां से पैदा होता है। और अदर बात यह है कि जो डिस्ट्रप्शन होते थे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े क्रांतिकारी करते थे। अभी जो डिस्ट्रप्शन होते हैं एक मन में शुरू होता है जी। 2 हाथों से लोग प्रोग्राम करते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी बनाते हैं, रोबोटिक्स बनाते हैं, और वहां से वो बिकॉज ये इंटरनेट के जरिए सब जगह पहुंच सकता है, सब जगह पहुंच जाता है जी। उसकी वैल्यू है तो सोसाइटी में सब जगह पहुंच जाती है। जो हम बात करते हैं इनोवेटिव डिस्ट्रप्शन की, अर्बन लैडर उसका सीधा एग्जांपल है। क्योंकि आप फर्नीचर को जो छोटे शहरों में बन रहा है, जिसे हम मिडिल इंडिया कहते हैं, चाहे वो लखनऊ वाली बेल्ट हो, राजस्थान जोधपुर वाला इलाका हो, वो अर्बन होम्स में लेकर आ रहे हैं। तो इस थॉट के पीछे किस तरह का डिस्ट्रप्शन आपने सोचा और क्या आपने वाकई में बाकी प्लेयर्स को हिला दिया है? When we started, everyone said no one is going to buy furniture online. So why are you even starting it? And you go talk to friends, they'll say, I need touch and feel. So we said technology is the way forward. And 5 years back, no one was buying mobile phones and apparel online. And in 2012, when we started 3 years back, so many more people were buying because it was more comfortable and people were getting a very good sense because it was just convenience. So what we said is, this is going to be big. And 3 years back when we said, let us start with micro-innovation, which is to give a sense of how the furniture looks and feels. क्योंकि furniture कैसे दिखता है घर में और कैसे fit करता है घर में, these are the 2 biggest questions. And we said we can show a small a silhouette of a person next to the furniture, or show different angles and different 360 degrees. So these are micro innovations. These are not major innovations to start the category. And we did small things, and then suddenly people started thinking, okay, this is so much more comfortable. I can actually click and it will come to my house completely serviced.
Then over time, what we have done is take some of these micro innovations and gone to the next level and used the power of the mobile device like iPad or even your Android phones to give a complete sense of how the furniture looks in your house. जो camera use करते हैं और they look at the wall, they can actually see a wall painting right on the wall through the mobile phone. So these are what is coming up next, and I'll probably talk about the next set of stuff further down the conversation. In fact, of course, राजीव कह रहे हैं कि कैसे आसानी से आप फर्नीचर घर में ला सकते हैं, लेकिन कॉमन फ्लोर तो वाकई में लोगों को घर दिला रहा है. और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई लोग बस ऑनलाइन देख के कॉमन फ्लोर दूसरे पोर्टल्स के जरिए वाकई में घर खरीदेंगे. तो ये काफी बड़ी बदलाव है और ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकला. सही बात है. मैं प्रॉपर्टी खरीदना जो है वो सबसे बड़ा डिसीजन होता है किसी आदमी की लाइफ का, सोशल हो, इमोशनल हो या फिर फाइनेंशियल हो. सो यहाँ पर लोग बिल्कुल भी गलत होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. और जब हम रियल एस्टेट में घुसे थे तो लोग बोल रहे थे कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी का लैक है, अनप्रोफेशनलिज्म है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बायर पूरा हेल्पलेस फील करता है, आप इतनी यंग एज में क्यों घुसना चाह रहे हैं. सो जैसे कि ललितेश ने बोला कि डिस्ट्रप्शन जो है वो कहीं पर भी पॉसिबल है. हम बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी कंपनी है और हम भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो रियल एस्टेट प्रॉब्लम है. और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं और जो प्रॉपर्टी सेलर्स हैं उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं. टेक्नोलॉजी आज वो चीज़ एनेबल कर सकती है जो कोई चीज़ एनेबल नहीं कर सकता है. सो हमने क्या किया है, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी हम इनोवेशन लेके आए हैं. वर्चुअल रियलिटी हमने लॉन्च किया है जिसके चलते काफ़ी लोग जो छोटे छोटे शहरों के अंदर हैं वो आज बैंगलोर के अंदर प्रॉपर्टी देख सकते हैं. आज बैंगलोर के लोग छोटे शहरों की प्रॉपर्टी देख सकते हैं. और हम आज देख रहे हैं कि आज सरहदें, छोटे शहर, बड़े शहर का डिफरेंसेस खत्म होता जा रहा है. इंटरनेट हो, मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब चीज़ों ने क्या किया है, एज या फिर आपका जो डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है, उसको एलिमिनेट कर दिया है. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और रियल एस्टेट की प्रॉब्लम केवल भारत में नहीं, विश्व में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो हम चाह रहे हैं कि अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर दें और एक प्रॉपर्टी बायर को कॉन्फिडेंस से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हम अनेबल कर सकते हैं, तो दैट विल बी रियली गुड थिंग. फिर मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ ये चीज को समझने के लिए सुमित, खासतौर से आपसे, क्योंकि आपने कहा हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी है. शायद अर्बन वाले भी ये कहेगी कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी में, आखिर में आप फर्नीचर बेच रहे हैं और आप घर के डील्स करवा रहे हैं. या बिल्कुल सही बात है. तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो चीज एनेबल करती है, जो ट्रांजैक्शन एनेबल करती है, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एनेबल करती है. और आज लोग इंटरनेट पर आते हैं सबसे बड़ी चीज के लिए, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन के लिए. और आज एक प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते हो इन टर्म्स ऑफ इट्स इमूवेबल एसेट. आप क्या खरीद सकते हो ऑनलाइन, आप डिसीजन ले सकते हो खरीदने का. सो हम क्या कर रहे हैं, वो डिसीजन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको साइट पर जाने के बाद भी नहीं दिखती है, वो इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे बैठे देख सकते हैं. सो आज टेक्नोलॉजी केवल डिफरेंसेस एलिमिनेट नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी आज वो चीजें पॉसिबल कर रही है जो हम डिसरप्टिव इनोवेशन की बात कर रहे हैं, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था. लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि घर बैठ के मैं ये चेक कर सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, मैं चेक कर सकता हूँ कि 30 साल पहले इस प्रॉपर्टी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं चेक कर सकता हूँ कि जो बिल्डर प्रॉपर्टी बना रहा है उसका क्या फास्ट रिकॉर्ड है. ये सब चीजें आज टेक्नोलॉजी पॉसिबल कर पा रही है. और मैं अगर डिसरप्टिव इनोवेशन के बारे में और कुछ बात बताना चाहता हूँ कि डिसरप्टिव इनोवेशन एक ऐसी चीज होती है जो उस चीज को सॉल्व करता है जो किसी ने सोचा नहीं है सॉल्व हो सकती है. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा क्या करती हैं, वो अपर मिडिल क्लास को टारगेट करती हैं या फिर वो उन चीजों को टारगेट करती हैं, उन लोगों को टारगेट करती हैं जो मासेज में होते हैं. बट डिसरप्टिव इनोवेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, वो छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था कि वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और उसके लिए वो इनोवेशन लेके आते हैं और फिर उस इनोवेशन के जरिए हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, सारी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो बेसिक इरादा यही है कि आसान बनाया जाए जो भी ट्रांजैक्शन लोग कर रहे हैं. अरविंद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, इन सब लोगों ने एक नई आइडिया और एक डिसरप्टिव आइडिया के साथ शुरुआत तो की, लेकिन नॉर्मली वेस्ट में जो कल्चर है कि आप एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव लाए तो उसको डिसरप्शन कहते हैं. भारत में एक सस्ते ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी को डिसरप्शन कहते हैं. कितना डिफरेंस है और कितना इंपॉर्टेंट है इन सभी कंपनियों के लिए इस डिसरप्शन को हमेशा बरकरार रखना. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिगिनिंग, वो फिर इनके रगों में दौड़ना चाहिए, इनोवेशन और डिसरप्टिव का खून. हाँ हर्षदा, मैं इंटुइट में वर्क करता हूँ. इंटुइट एक $4 बिलियन कंपनी है, पर फिर भी we constantly think that if we don't disrupt ourselves, someone else will come along and disrupt us. So one of the things we constantly do is we sort of look 5-10 years out into the future and try to think of what the world might be at that point, and we put together small teams of people inside Intuit, bringing together some of the best engineers to try to think of that vision for the future,
to come up with rapid market experiments to test out those ideas and then to try to come up with innovation. So innovation is continuous. We need to think of ways to bring up things that are radically different. And some aspects of this might be short-term with respect to cost, with respect to things, incremental in certain nature. But really, to me, disruptive is thinking of radical changes that we can bring about and how those can be made into reality. ललितेश, किस तरह के डिसरप्शंस या फिर इनोवेशंस आप देख रहे हैं अगले 5 सालों के बाद? जैसे यहाँ पर अरविंद ने भी कहा कि एक टीम होगी कंपनी की जो परहैप्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या बदलाव आए उस पर सोच रही होगी, लेकिन बड़ी कोर टीम सोच रही है कि अगला 5 साल, अगले 10 साल किस तरह के बदलाव एनवायरनमेंट में आएंगे और फिर उसके लिए कैसे तैयार हो. सो ये डिसरप्शन के बारे में एक चीज कहा जा सकता है कि आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सो जब हमने दुनिया के मैप्स बनाना शुरू किया, हमारे दोस्त भी बोलते थे कि ये पॉसिबल नहीं है. और पॉसिबल इसलिए होता है कि कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, उसकी जरूरत होती है और लोग उसे यूज करते हैं. जी. तीनों होना चाहिए. और बट देयर आर 2 or 3 फोर्सेस जो रेवोल्यूशंस आ रहे हैं. दोज आर क्लियर. अभी तो आज लोग इंटरनेट पे जाते हैं और इंटरनेट को यूज करते हैं. 10 सालों में इंटरनेट आपके पास आएगा. आपको इंटरनेट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंटरनेट विल बी ऑल अराउंड यू. सो एवरीथिंग लाइक जो चीज है, हमारे पेन, हमारे बुक्स, सब इंटरनेट से एक्टिवेटेड होंगे और वो आपको कॉल करेंगे जब उनको आपकी जरूरत है, बजाय कि आप उनको रीच आउट करें. जी. सो फॉर एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हैं, सडनली आपको कॉल आएगा कि आपके कंप्यूटर ही कॉल करेगी आपको कि आपको फ्लाइट पकड़ना है या ट्रेन पकड़नी है, यहाँ ट्रैफिक आ गया, चलिए आप. आजकल थोड़े अलर्ट्स आते हैं, लेकिन दे आर नॉट श्योर दैट इट वर्क्स, बट दैट विल बिकम श्योर. एंड द अदर थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज द एरा ऑफ ऑटोमेशन. जो रोबोटिक्स की जो एरा है वो अब शुरू हुई है. रोबोटिक्स की जो एरा जब शुरू हुई है वो थोड़ी परिवर्तन नहीं लाएगी. जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो परिवर्तन थी उससे 10 गुना परिवर्तन आएगी. सब अब दुनिया में लाइक 1.5 बिलियन, 150 करोड़, 200 करोड़ काम पे जाते हैं आजकल. रोबोटिक्स की रेवोल्यूशन खत्म हो जाएगी 20 साल 25 साल में. वो 1.5 से 200 मिलियन हो जाएगी. सिर्फ 20 करोड़ लोगों को काम करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सबको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अभी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, रोजी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं. जी. ये होने वाला है, मालूम है, सभी बात कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा किसी को नहीं मालूम. ओके, लेकिन किस तरह के बदलाव आएंगे, किन क्षेत्रों में ज्यादा बदलाव आएंगे और यहाँ पर बैठे एंटरप्रेन्योर्स क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, ताकि आपकी हमारी जिंदगी और आसान हो, उस पर चर्चा करेंगे. फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक इस खास सीरीज से. सिंबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु और हम बात कर रहे हैं खास ऐसी चीजों पर जो नए बदलाव ला रही है एनवायरनमेंट में, हम सब की जिंदगियों में. राजीव, जैसे पहले ललितेश भी कह रहे थे कि अगले 5-10 सालों में क्या होगा उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के लिए फिर और भी कठिन होगा, क्योंकि किस तरह से माहौल बदलेगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या होंगी और उस पर आपने कैसे रिएक्ट करना है और अहेड ऑफ द कर्व रहना है. उस बारे में आप लोग कैसे सोचते हैं और किस तरह के फिर वो चेंजेस पर इस समय काम कर रहे हैं? 2 चीज नहीं बदलेगा अगले 5 और 10 years में. एक ट्रैफिक, so people want stuff in their house, and 2 the bad roads. So what we're doing is really looking to the future. Just how जैसे स्मार्टफोन्स 3 साल पहले 50,000 रुपीज थे, अभी 5,000 रुपीज में है. वो ग्लास है ना, गूगल ग्लास और ऑक्यूलस, अभी $1,000 है, पर नेक्स्ट 3 साल में वो तो $100 में आएगा. What we are doing is to do a lot of different things, where using the power of the glass or using the power of augmented reality or virtual reality, you can actually see the furniture right in your house. Today it will be through the mobile phone, so you see 3D models where with hand gestures आप
उनको चेंज करते हैं और मूव करते हो, you can see all of that through your glass. So you can actually see how the different furniture looks right in your room. So that is very powerful, because when you have an empty house and through the power of the glass or through the power of the mobile phone, you remove that, there is nothing there, and you put the glass, you can actually drag drop, you can see based on your color choices, based on your budget, based on your styles that you see, and you can actually drag drop and see all of that. And you click buy. In 15 days, that entire thing exactly is how you wanted it. ये तो बहुत हाईटेक चीज हुई जो आप डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है जो छोटे शहरों में रहती है, जो टियर 2, टियर 1 सिटीज में है, वो वहां पर भी आपका गहरा कनेक्ट है, क्योंकि वहीं से आप लोग सोर्स कर रहे हैं, वहीं के लोगों से आप काम कर रहे हैं, के साथ काम कर रहे हैं, तो वो कितनी अहम कड़ी बन गए हैं आप जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस को वाकई में सफलता की सीढ़ी को चढ़ाने के लिए. So the second part of that, which was about the bad roads, we have a lot of people working on the service team, right? From working with the suppliers and vendors and dealing with heavy pieces of furniture. To ease their life, what we are also doing is a lot of hardware research. हमारा initiative एक है UL Labs, हम startups Bangalore और Pune और Delhi से work करते हैं. One startup is actually working on building a staircase climber, where in India lifts don't work and the roads are very bad. So we are actually working on a technology जहाँ पे एक heavy sofa हमारा delivery van से apartment तक जाएगा एक forklift में, और वहाँ से 10th floor जाएगा एक staircase climber, सिर्फ एक आदमी उनको use करके 10th floor तक जाना है. No effort. Where we are saving a lot of manual effort, and two, in India the electricity and the bad roads are a reality. So we are actually working on innovation which is specific to India, and we are building products specific to India. And the best part is कोई और world में ये सब नहीं सोच रहा है. वो एक अच्छी बात है. जो टियर 2 सिटीज में आपका फोकस रहा है सुमित, वहां पर आपको किस तरह का बदलाव देखने को मिला है और कितने अहम है ये छोटे शहर स्टार्टअप्स के लिए इस समय? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बताना चाहूँ ऑडियंस को कि भारत के अंदर 50 शहर हैं जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 100 शहर हैं जिसमें 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, 200 शहर में 2 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, और 350 शहर में 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं. तो जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा चेंज लेके आएगा वो इन 350 शहरों के अंदर लेके आएगा, जिसके अंदर यूथ है, इंडियन पॉपुलेशन है, इंडिया इज गेटिंग यंगर एंड पीपल आर फुल ऑफ एनर्जी, राइट. सो ये 350 शहरों के अंदर जो लोग हैं ये चाहते हैं कि पूरे भारत में बिजनेस करना. बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, रियल एस्टेट, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल. तो जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये हो रहा है कि जो छोटे शहरों के अंदर लोग हैं वो बिजनेस कर पा रहे हैं पूरे भारत में. सेकंड, इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं. अगर मैं बताना चाहूँ रियल एस्टेट के बारे में, क्योंकि दैट इज वेयर आई नो मोस्ट अबाउट, वहां पर भी क्या हो रहा है कि जो ब्रोकर्स हैं या जो बिल्डर्स हैं छोटे छोटे शहरों के अंदर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो बड़े शहरों के अंदर लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं. सो टेक्नोलॉजी जो अनेबल कर रही है वो उन छोटे शहरों के अंदर लोगों को वो टेक्नोलॉजी देके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि उनको शायद 10 साल लगेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. लोग पहले क्या करते थे, छोटे शहरों से बड़े शहर आते थे सीखने के लिए, बिजनेस करने के लिए. अब लोग बड़े शहरों से छोटे शहर जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए और सिखाने के लिए, कारोबार को फैलाने के लिए. अरविंद, इसी पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, वैल्यू ऑफ डिसरप्शन जो भारत में है उसका सिर्फ प्रॉफिट से संबंध नहीं है. ये कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही हैं, यहाँ पर बड़ा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है. वो कितना अहम है पूरे इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एंड टू रियली मेक दैट चेंज? हाँ, सी, it's to have a broader impact and have a social impact, I think is really, really important, right? It goes beyond just looking at short-term monetary goals. And I think when you think of disruptive innovation, it's hard to measure some of these just based on those numbers. Just one other point I wanted to add, talking about bad roads, talking about the experience. One of my friends who recently left Intuit, he actually turned to me and said, and this is hopefully will motivate some of the entrepreneurs who are listening, he asked me, when was the last time you went to a bank branch? And I sat and thought and sort of raised the question of, today you can, try to book through Uber and get an ice cream to come to your house, but you still have to go to ATMs, you still have to go to your bank branch for a lot of things. And there are now a number of spaces like financial technology, fintech, other spaces, which are still waiting for huge changes. And there's a lot of potential for those of you who have ideas to think about big changes that you can bring about. So slight deviation from your question, but just one. लेकिन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक अहम रोल जरूर रहेगा. इसके अलावा जो दूसरे एरियाज हैं, हेल्थ है,
मेडिकल इनोवेशन है, वहां पर भी आपको लग रहा है कि बड़े बदलाव, बड़ी आइडियाज की जरूरत है जो शायद सिर्फ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई से नहीं, छोटे शहरों से आएगी आगे? जरूर आएंगे और आनी चाहिए। आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज, हर 100 लोगों के लिए एक डॉक्टर होता है जी। हमारे देश में हर 2000 लोगों के लिए, हर 1500 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। और आप डॉक्टर का जो कॉम्पेंसेशन होता है अच्छे डॉक्टरों का, वो लेंगे तो जस्ट द कॉम्पेंसेशन ऑफ डॉक्टर्स अलोन, उनकी जो सैलरी और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज मोर देन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। सो हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, वो इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती है। सो वी नीड डिसरप्शंस, वी नीड इनोवेशंस, आविष्कारों की जरूरत है। जो एक डॉक्टर जो 100 लोगों को केयर कर सकता है, वो 1000-2000 लोगों को केयर करे जी। और the many things that are happening. There are people who are reducing the need for doctors. There is a invention that was just approved by FDA. जो anesthesia है, जो surgery होते हैं, one of the most riskiest part is the anesthesia. And anesthesia is being automated for elective surgeries, for the lower grade surgeries. And that is reducing the medical cost. And orthopedic surgeons work in India using robotic tools. They are able to then reduce the amount of time they spend per surgery. So ज़्यादा लोगों को केयर कर सकते हैं. And there is a challenge which is out there. Sharad in the previous program was talking about challenge grant. There is a challenge grant out there called the tricorder challenge. जी. जो Star Trek देखते थे हम बचपन में. So there is a tricorder थी. वो डॉक्टर मैकॉय वो लोगों के ट्राइकॉर्डर लगा के डायग्नोसिस करते थे. The tricorder challenge is, can a single machine diagnose the top 80 illnesses in the world without doing anything other than pointing the tricorder? और वो माहौल अब आने वाला है यहाँ पर भारत में, आएगा, उसकी शुरुआत हो गई है, उसकी वो शुरुआत हो रही है. Okay. And the key thing is, अरविंद ने बोला, see, अभी तक सोसाइटी में एक आदमी को अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रखने के लिए 10 लोग काम करते थे जी। लेकिन वो 10 लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी नहीं होती, अभी भी है ऐसे. और एक दिमाग लगा तो 10 हाथ वो कार बनाने में, फर्नीचर बनाने में लगते हैं. सो उसको डिसरप्ट करना है, और उसको डिसरप्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो देश में 75 करोड़ पीपल दिन में 3 बार खाना नहीं खा सकते हैं, वो कभी सॉल्व नहीं होगा. अब बड़े बदलाव की बारी आ गई है, और जैसे ललितेश ने ही कहा था, और उसी नोट पर मैं इस पैनल को खत्म करूंगी, बंद करूंगी, कि क्रांति पहले हथियारों से आई, फिर लोगों ने इसको आगे ले गए, लेकिन अब क्रांति जो आएगी वो आइडियाज के बल पर आएगी, और उसी की हम झलक आपके लेकर आ रहे हैं CNBC आवाज पर. आज हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन मेरे साथ आगे कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप कह सकते हैं सपनों के सौदागर, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करते हैं सपने देखने के लिए, पूरा करने के लिए, और उनको पैसा भी देते हैं. फंडिंग पर खास चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद.